सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। टाइम के आसपास नहीं आनी चाहिए। तो हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको कांटेक्ट करना है या फिर ग्रुप में, मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, जहाँ पे मैं पर्सनली लिंक सेंड करता हूँ। अदरवाइज कुछ टाइम के बाद लिंक इधर उधर जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्लास में ज्वाइन होना है तो आपको ग्रुप में ऐड होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब का चैनल लिंक भी डाल रखा है कि वो नाम है स्टडी विद धर्मवीर पीडी। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे। तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज। फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो सिंपली लैंग्वेज में ये आपका जो चैप्टर है ना, वो जैसे कि मैंने आपको पर्टिकुलर कल हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का नाम बता दिया था और उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो वो बता दिया था। कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है लिटिल बिट, वो भी मैंने बता दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को बखूबी उस वीडियो में पता होगा कि कौन कौन से चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कल। ममता, आप बताओ कि फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या सुना था, कि फर्स्ट चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, लिटिल बिट कुछ लाइंस। लाइक इट बोला जाए तो सिंपली लैंग्वेज में बोला जाता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि ध्यान रखिएगा कि मनीषा और यहाँ पे प्रिया, आप दोनों ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन हो तो आपको पता होना चाहिए। एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर ना हो तो आप बिल्कुल डाउट सेशन के अकॉर्डिंग पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब मैंने पूछा कि इसमें हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो आप लोग कहोगे कि सर बी को इस तरीके से लिखा जाता है, ए को इस तरीके से लिखा जाता है। सर बी को ए में आपका लगता है कि जैसे कि आप कैप, यानी कि जो आप बोल सकते हो कि हमारा जो कैप होता था ना, जैसे बर्थडे कैप होता है, लाइक दैट कोन के शेप में होता है, लेकिन सर बी इस एंगल में होता है। तो यानी कि हम इसमें करते हैं कंपेयर। इसे ही तुलना करना कहलाता है, यानी कि तुलनात्मक, यानी कि कंपैरेटिव कहलाते हैं। कंपेयर करने की प्रक्रिया कहलाती है। अब इसमें हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि भाई दोनों में से बेस्ट कौन है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे पड़ोस के बच्चों के साथ तुलना करते हैं कि देख उनके फलाने का बच्चा इतना पढ़ने में टॉप है, उसके इतने 12th में नंबर है, तेरे कितने आए। इस तरीके से कंपेयर करते हैं। तो क्यों किया जाता है? ताकि हम उस बच्चे को रियलाइज करवा सके कि देख उसके इतने अच्छे मार्क्स है, तू भी उतना मेहनत कर, तेरे भी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसीलिए हम कंपेयर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर इसी बेसिस पे डेडिकेटेड है कि तुलनात्मक सरकार जो होती है क्यों हमारे लिए यूजफुल होता है, और तुलनात्मक सरकार की उपयोगिता, यानी कि बोल सकते हो इंपॉर्टेंस क्यों है, उसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पर्टिकुलर पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है चैप्टर जब स्टार्ट होता है उससे पहले हर एक बुक में, हर एक जो बोल सकते हो कोड में आपको प्रस्तावना लिखा होता है। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपको मैंने पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप बताओगे कि भाई मेरी इतने, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे इतने फैमिलीज में मेंबर हैं, लाइक डेट मेरी ये डिग्री है, मेरा ये मतलब बोल सकते हो कि मैंने स्कोप गेन कर रखा है, मतलब स्कोप प्राप्त कर रखा है। तो ये क्या है, आप अपने बारे में बता रहे हो। ठीक उसी तरीके से एक प्रस्तावना का मतलब होता है उस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन, कि चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो वो आपका प्रस्तावना कहलाता है। दैट्स क्लियर एवरीवन यहाँ तक? ठीक है, तो हमारा अब बात कर लेते हैं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। तो इस बात को ध्यान में रखना कि आज के बाद ये गलती मत करना कि अगर आप लोगों ने क्लास ले लिया है तो उसकी वीडियो यूट्यूब पे मिले तो यूट्यूब पे उसे देखो मत। ये बहुत बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी टाइप में हो सकता है, क्योंकि देखो हम क्या है ना कि एक एग्जांपल दो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में। स्कूल में क्या होता था कि जो चैप्टर मैम पढ़ाती थी या फिर सर पढ़ाते थे, उस चैप्टर को आके मैं रात को पढ़ लेता था।
वो मेरे को बिल्कुल ही ऐसा होता था कि याद हो जाता था। क्यों? क्योंकि भाई हम उसी दिन उस चैप्टर को पढ़ रखे हैं। अगर आप लोग वही नहीं पढ़ते हो तो वो बड़ी बेवकूफी होती है, बाद में आप पढ़ते हो तो दिमाग में घुसता नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसे घर जाके पढ़ो या फिर वीडियो से देख के दोबारा इसको क्लियरिफाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को? ठीक है, तो हमारा 1.2 है, हमारा प्रस्तावना ही होता है। चैप्टर का 1.2 जो है प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारा क्लियर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो है 1.2, सॉरी 1.1 हमारा क्लियर हो चुका है। 1.2 की बात कर लेते हैं। यानी कि जैसे यूनिट होता है ना, यूनिट का आप एक्सरसाइज 1.3 1.4, ठीक है, उसी प्रकार से आपके बुक में भी आपका एक्सरसाइज दिया रहता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं 1.2 का जो नाम है, राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन, प्रकृति और विषय क्षेत्र। यानी कि प्रकृति और विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र। देखो यहाँ पे विषय जो है ना, सब्जेक्ट को डेडिकेट करता है और प्रकृति नेचर को डेडिकेट नहीं करता। यानी कि उसका स्वरूप कैसा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर पूछूं कि तो मेरी प्रकृति क्या है, तो सर आप बोलोगे कि सर आपकी इतनी हाइट है, आप इस कलर के हो, लाइक दैट, ये सारी बातें ये मेरी प्रकृति है। और आपका बिहेवियर ऐसा है और आप इस फील्ड में वर्क करते हो, तो ये प्रकृति है। ठीक उसी प्रकार से तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति बतानी है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति का मतलब क्या होता है उसके बारे में बताना है। दैट्स एवरीवन क्लियर है कि प्रकृति का मतलब क्या होता है। वर्ड देखो, वर्ड को हम पकड़ के चलेंगे। पहले क्या होता है कि कुछ भी, हर एक टॉपिक को ध्यान में रखना। मैंने आप लोगों को क्यों बताया, बुक कल स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्यों दिया, ताकि आप चैप्टर स्टार्ट हो तो आप बखूबी ये पता चल सके कि हाँ उस चैप्टर में पर्टिकुलर पढ़ने क्या वाले हो। ठीक उसी प्रकार से सब हेडिंग को हमें एनालिसिस करना जरूरी होता है। ठीक है, चैप्टर के नाम को एनालिसिस करके उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए इजी होता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं प्रकृति। अब देखो तुलनात्मक राजनीति यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, उसकी अगर प्रकृति यानी कि स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, स्ट्रक्चर यानी कि बनावट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो मेड कैसे हुआ है, यानी कि वो बना कैसे है। ठीक है, तो वो आपकी प्रकृति कहलाती है। तो पहली बात तो ये है कि जब एक देश की राजनीति व्यवस्था यानी कि एक कंट्री की आपका देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल एंगल है उसका कंपेयर हम दूसरे देश के पॉलिटिकल एंगल को करते हैं या फिर पॉलिटिक्स को करते हैं, तो वह हमारा तुलनात्मक राजनीति यानी कि आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। यानी कि एक देश की राजनीति व्यवस्था किसी भी अन्य देश की राजनीति व्यवस्था के बीच की गई तुलना की प्रक्रिया ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट? मनीषा आपको समझ में आया? हेलो, क्लियर हुआ मनीषा आपको? मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्लियर हो गया जो यहाँ तक टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो यहाँ तक मैंने अभी बताया? ओके, ये प्रकृति समझ में आई यानी यही था। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा। म्यूट हो जाएगा मनीषा। अब देखो ये है, ये एक वृक्ष है। ठीक है, इसकी ये जड़ें मान लो चाहे कुछ भी है, ड्राइंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये मत देखना कि हाँ सर की ड्राइंग कैसी है। ये एक वृक्ष है। ये सोच लो कि ये आम का वृक्ष है। ये सोच लो कि ये आम का वृक्ष है। तो अब मैं पूछूं कि इस पेड़ की प्रकृति क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये पेड़ जो है मिट्टी में पनपता है। इसकी लगभग आम की जो है उपजाऊ होने की, या फिर बोल सकते हो आम जो आता है
वो लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं, ठीक है। ये छाया प्रदान करता है, ये इसकी प्रकृति है, यानी कि ये इसका पूरा बनावट है, ये इसका स्वरूप है। तो ठीक उसी प्रकार से कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो पॉलिटिक्स का जो स्वरूप है, वो क्या दर्शाता है, जब एक देश की राजनीति व्यवस्था किसी भी अन्य देश की राजनीति व्यवस्था के बीच की गई तुलना को ही हम प्रकृति के रूप में यहाँ पे देखेंगे, प्रकृति के रूप में देखेंगे। प्रकृति यहाँ पे स्वरूप को दर्शाता है कि भाई उसका स्वरूप कैसा है, तो तुलनात्मक राजनीति का। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, कोई डाउट? हेलो, ठीक है। अब उसके बाद हम विषय क्षेत्र। अब देखो विषय क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पे इसका क्षेत्र थोड़ी, चलो ये पेड़ के ऊपर ही मैं समझा देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये पेड़ था, ये पेड़ था। विषय क्षेत्र यानी कि विषय की बात कर ली जाए, यानी कि सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्या है भाई, ये लिविंग है, यानी कि ये मतलब बोल सकते हो कि ये सरवाइव करता है, मरा हुआ नहीं है ना। मिट्टी क्या है, मरा हुआ भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन ये सरवाइव करते हैं। तो यह इसका विषय हो गया। अब इसे क्षेत्र की बात करूं तो भाई इसका क्षेत्र आप कहोगे कि सर ये आपका देखा जाए पेड़ जो है ना, इतने फीट में घिरा हुआ है, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, ये इतने क्षेत्र को कवर करता है। ठीक उसी प्रकार से तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र होता है, वो व्यापक पाया जाता है, वो घना पाया जाता है, वो विख्यात पाया जाता है, वो उसका जो बोल सकते हो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा फैला हुआ पाया जाता है, बिगेस्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक कैसे क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो 1.2 यहाँ पे समझ में आ गया क्या क्या था। तो हम इसके बारे में अब पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ आ जाता है, एक तरफ आपका तुलनात्मक सरकार आ जाता है। सरकार जो कि मैंने कल बता दिया था, शासन भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पे राजनीति, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर साल, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है कि तुलनात्मक राजनीति में अंतर बताते हुए तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो इसमें क्या होता है, तुलनात्मक राजनीति को बताना है कि क्या होता है, उसका मतलब क्या है, और उसके विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। तो पहली बात तो इसके विषय क्षेत्र का जो स्वरूप है वो व्यापक पाया जाता है, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो फैला हुआ पाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके बीच कंपेयर का। तो देखो पहली बात तो ये है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट बताऊं इन दोनों के कंपेयर का, यानी कि अंतर बताऊं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये स्वरूप आपका देखने को मिलेगा, ये छोटे स्तर पर पाया जाता है। लिख लीजिए, छोटे स्तर, ये बड़े स्तर पर पाया जाता है। स्मॉल लेवल, बिगेस्ट लेवल पे ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें आपको सब हेडिंग बना के चलना होता है। मैं एक बार क्लियर बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो पॉलिटिकल को या फिर किसी भी विषय को आंसर्स लिखे तो या तो उसके सब हेडिंग के थ्रू लिखे या तो आप पॉइंट के थ्रू लिखे। पॉइंट्स लिखोगे, सब हेडिंग लिखोगे, दोनों का मतलब एक ही है। सब हेडिंग जैसे कि मैंने अभी छोटे स्तर बड़े स्तर बता दिया, ठीक है। तो ये आपका एक सब हेडिंग हो गया। अब इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तुलनात्मक राजनीति की बात कर ली जाए तो राजनीति है बड़े स्तर पर पाया जाता है, क्योंकि जो राजनीति है वही सरकार चलाता है, सरकार राजनीति नहीं चलाती। पहले क्या आता है, राजनीति, उसके बाद सरकार का स्वरूप आता है। इट मीन्स क्या है कि सरकार जो है इसका अंग है, उसका एक पार्ट है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोल सकते हो ये फादर है, ये डॉटर, बोल सकते हो कि सन है, ठीक है। कि ये जो आपका राजनीति है ना, ये पुराना, यानी कि बोल सकते हैं ऐतिहासिक पाया जाता है, हिस्टोरिकल पाया जाता है। ऐतिहासिक का मतलब होता है हिस्टोरिकल। और ये आधुनिक यानी कि मॉडर्न। पॉइंट लिख के चलना ये सारे पॉइंट स्टूडेंट। अब इसके ऐतिहासिक स्वरूप की बात कर ली जाए और आधुनिक स्वरूप की बात कर ली जाए, तो जो राजनीति है ना,
वो बहुत पहले से ही चलती आ रही है। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक बात करूं, तो जैसे कि आपके देश में, हमारे भारतीय देश में, हमारे भारत का जो एक प्यारा देश है जो हमारा भारत है, उसमें आपके डच आए, यूनान आए, पुर्तगाल आए, आपके बोल सकते हो कि आपके जितने भी मुगल शासन आए, यूरोपीय कंपनी आई, ब्रिटेन सरकार आया, अंग्रेजी सरकार आया, तो ये क्या है, ऐतिहासिक है। राजनीति हम पे किया ना, फूट डालो और राज करो वाली नीति किसने अपनाया था, अंग्रेजों ने अपनाया था ना। ठीक है, तो ये जो राजनीति है, राजनीति का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, यानी कि जब हम अपने अनुसार और अपने इच्छा के अनुसार अपने लिए जब हम किसी भी तरीके से कानून का निर्माण करते हैं, वो राजनीति कहलाता है। अब इसमें एक बोल सकते हैं, ये नॉर्मल लैंग्वेज की आधुनिक ऐतिहासिक रूप में राजनीति की बात कर रहा हूँ, यानी कि हिस्टोरिकल एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो उस समय क्या है, जैसे कि हमारे देश में मुगल आए, जैसे कि आपका बाबर आया था, डच आए थे, पुर्तगाल आया, यूनान आए, ठीक है। ये जितने भी आए हमारे ऊपर क्या राजनीति की ना, उनके द्वारा राजनीति जो किया वो ऐतिहासिक रूप बन गया। लेकिन अब यहाँ पे हमारे भारत का जब विकास हुआ, जब आधुनिकरण हुआ, जब भारत खुद में स्वतंत्र हुए, यानी कि बोल सकते हो कि जब उसे गणतंत्रता स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, कानून का निर्माण हुआ। कानून किसके अनुसार कार्य करता है, सरकार के अनुसार, यानी कि कानून जो है सरकार का बोल सकते हो, सरकार जो है एक कानून का अंग है। तो अब यहाँ पे आधुनिक समय यानी कि मॉडर्न टाइम की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे क्या है, आपके सरकार का स्वरूप देखने को मिलता है। तो अब पता चल गया आधुनिक समय की क्या ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो बहुत अच्छे से, कि इसमें जो आपका ऐतिहासिक स्वरूप पाया जाता है ना, जिसके कारण छल कपट वाली भावना थी। छल कपट वाली भावना का मतलब क्या है कि भाई हमारा जो राज करना है हम उस पर राज करें। अब अंग्रेजी सरकार हम पर राज कर रही थी, तो भाई वो हमारे फायदे के लिए राज कर रही थी, नहीं ना। आप लोग एक मूवी देखना, बहुत अच्छा मूवी है, अभी जस्ट रिलीज हुआ, साउथ साउथ से रिलेटेड है, आपका देखा जाता है साउथ से, अगस्त 16 1947, ये आपका मूवी है। इसमें पूरा आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो रॉबर्ट कर्नल था ना, हमारे भारत में जो शासन चल रहा था उस समय 1947 में, भारत जब आजाद हो गया था, उसके बावजूद भी वो कुछ जो क्षेत्रों में राज कर रहा था, शासन उसका था, तो वो उसमें क्या कर रखा था कि उसने फ्रीडम यानी कि आजाद होने की बात को लोगों से छुपा के उसने राज किया। यानी कि लगभग कुछ समय तक उस पे राज किया। तो ये आपका मूवी में ये सारी बातें बताई गई है, तो आप उसे देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है, और बोल सकते हो कि ये रियलिटी है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि जो राजनीति है ना वो ऐतिहासिक घटना पे आधारित है, यानी कि बोल सकते हैं हिस्टोरिकल व्यवस्था पे आधारित है। लेकिन जो आपका सरकार है ना, यानी कि शासन है, वो आधुनिक यानी कि मॉडर्न टाइम का एक देन पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब जो राजनीति है वो आपका एक वैज्ञानिकी स्वरूप पाया जाता है, यानी कि राजनीति है वो आपका वैज्ञानिकी स्वरूप पाया जाता है। वैज्ञानिकी यानी कि साइंटिफिकली एंगल पाया जाता है। साइंटिफिकली का मतलब ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से वैज्ञानिकी का मतलब स्वरूप है, इसका मतलब होता है जिस तरीके से विज्ञान जो है एक खोज परख यानी कि डेवलपमेंट का एक विषय है, कि डे बाय डे कुछ ना कुछ नई चीजों का आविष्कार करता रहता है ना, तो वो एक विज्ञान है। ठीक है, उसे विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो राजनीति है वो समय अनुसार बदलती गई। जैसे कि हमारे देश में पुर्तगाल आए, डच आए, यूनान आए, उन्होंने अपने अनुसार राजनीति किया कि अलग अलग जिस तरीके से उन्होंने टैक्सेस लागू किए, कर लागू किया, जिस तरीके से मुद्राओं को लागू किया, सिक्कों को लागू किया, इस तरीके से जितने भी है उनके अनुसार वो राजनीति चली। ठीक है, तो ये जो राजनीति वहां से चलते चलते अब आधुनिक समय की बात आ गई, तो इसमें क्या बदलाव होते गए। धीरे धीरे पहले अंग्रेजों ने क्या राजनीति अपनाई थी, फुट डालो राज करो नीति अपनाई थी। उनके जो भाषा है वो लाइफ टाइम तक भारत में जिंदा रह सके, अंग्रेजी भाषा का विस्तार उन्होंने
लागू किया, तो वो एक उसकी राजनीति थी। लेकिन आधुनिक समय की राजनीति देखा जाए तो धर्म अधर्म पे हो रहा है। इस पार्टी का जो धर्म अपना ले रखा है, इस पार्टी ने अपना अलग धर्म ले रखा है। ठीक है, तो ये आपकी राजनीति का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम यही देखते हैं कि ये जो राजनीति है वो समय अनुसार चेंज होते रहा है। इसके स्ट्रक्चर में, इसके जो एंगल है उसमें बदलाव होते आया है। तो यही हमारा वैज्ञानिकी प्रगति पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं आपके जो राजनीति यानी कि सरकार के स्तर की, तो यहाँ पे जो सरकार पाई जाती है ना, पूर्ण रूप से ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे रूप में जो वैज्ञानिकी प्रगति ना होके ये आपका सांख्यिकीय प्रगति है। यहाँ पे सांख्यिकीय यानी कि बोल सकते हो कि डिजिट यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे हम सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो सांख्यिकीय का मतलब ही होता है कि यहाँ पे आदर्श से चलने वाला सरकार पाया जाता है। यानी कि जो सरकार होती है यानी कि जो गवर्नमेंट होता है आदर्श भावनाओं का यानी कि आइडियल भावनाओं का थिंकिंग रख के चलता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं जैसे कि हमारा बीजेपी सरकार है, अगर वो दूसरे के लिए आइडियल नहीं होगा, अगर दूसरे के लिए आदर्श सरकार नहीं बनेगा, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी अपनी सरकार चला पाएगी? तो जो सरकार होता है क्या आपने समझा, वो आइडियल पाया जाता है यानी कि मतलब एक आदर्श भावना पाया जाता है। जैसे बोला जाता है ना कि देखो कितना आदर्श लड़का है, ऐसा बोला जाता है ना। इट मीन्स क्या है कि वो सभी को रिस्पेक्ट देता है, सभी का सम्मान करता है, सभी को आदर पूर्वक शब्दों का प्रयोग करके बातचीत करता है। उसके लहजे में एक पंक्चुअलिटी पाई जाती है, एक लहजे में जो है दूसरे को रिस्पेक्ट देना उसका पाया जाता है। तो बोला जाता है ना कि उनका बेटा कितना आदर्श है, सब चीज मानता है। इट मीन्स क्या है कि सामने वाले के नजर में अच्छा होना। तो जो सरकार होता है ना, यहाँ पे अच्छाई पाई जाती है, तभी वो सरकार अपनी चला सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो आता है राजनीति की एक और लैंग्वेज और एक बोल सकते हैं पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो राजनीति आती है ना, इसका जो बनावट है, इसका जो स्वरूप है, वो परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने अनुसार सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं, सरकार का डेवलपमेंट करते हैं, सब चीज करते हैं। तो ये क्या चेंजेस यानी कि आपका परिवर्तन पाया जाता है। लेकिन जो सरकार है पूर्ण रूप से शासन में कोई परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है। अब जैसे आप बोलोगे कि सर बीजेपी सरकार है तो सर आप 5 साल में ये चेंज भी हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है। लेकिन सरकार का मतलब ये नहीं कि बस एक पार्टी है, सरकार का मतलब है कानून है। कानून को बदलने के लिए बहुत बड़े सोचने को अपनाना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो आपको बिल पारित करना पड़ता है, बिल को पास करवाना पड़ता है, बहुमत प्राप्त करना पड़ता है, बहुमत प्राप्त करने के बाद आपका वो बिल पारित होता है। ठीक है, तब जाके आपके सरकार में या फिर बोल सकते हो कि कभी कानून व्यवस्था में चेंजेस आता है। तो इट मीन क्या है कि ये जो सरकार पाई जाती है ना, इसमें क्या है कि परिवर्तनशील ना होके ये स्थिर पाई जाती है। यानी कि ये स्टॉप मतलब इसका बोल सकते हैं स्ट्रक्चर जो है ना, वो स्थिरता को दर्शाता है। ये स्थिति इसकी जो है वो एक जगह पे टिकी हुई रहती है, लेकिन ये चेंज होती रहती है। राजनीति चेंज होती रहती है। अब जैसे बीजेपी सरकार था, ठीक है, बीजेपी सरकार ने क्या किया, आपका देखा गया कि हिंदुओं पर हिंदुत्व या फिर सनातन धर्म पे बल दिया। ठीक है, लेकिन कांग्रेस सरकार अपने अनुसार सरकार चला रही थी। कांग्रेस सरकार का अगर देखा जाए, अगर इतिहास उठाया जाए तो 10-15 साल पहले की बात कर ली जाए, तो कांग्रेस सरकार ज्यादातर पहले मुस्लिम लीग को ज्यादा प्रायोरिटी दिया करती थी। ठीक है, तो ये अपनी अपनी उनकी थिंकिंग है। तो ये क्या है, अब वो सरकार चल राजनीति कर रही थी अलग तरीके से, ये राजनीति अलग तरीके से कर रही थी। ठीक है, अब एनडीए की सरकार जो बनी थी उसमें भी राजनीति अलग तरीके से की गई। जैसे गुट निरपेक्षता की नीति को आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी राजनीति अलग तरीके से किया। यानी कि जो राजनीति है ना, वो परिवर्तनशील पाई जाती है। लेकिन सरकार है वो परिवर्तनशील है, लेकिन इसको परिवर्तित करने के लिए, चेंज करने के लिए बहुत ही लंबा टाइम का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है?
हेलो। ठीक है। अब उसके बाद एक और पॉइंट इसमें ऐड होगा कि जो राजनीति होती है वो राजनेताओं के द्वारा कार्य किया जाता है। राजनीति में राजनेताओं का स्वरूप देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन सरकार में राजनीति का एक अभिन्न अंग माना जाता है। यानी कि जो राजनीति है वही सरकार चलाने का कार्य करती है, काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे राजनीति है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, राजनीति जो है राजनेताओं के द्वारा चलाने का कार्य देखा जाता है। सरकार कानून के अनुसार निर्माण किया जाता है या फिर कानून के अनुसार सरकार कार्य करती है। आप ये भी अंतर लिख सकते हैं। तो ये आपके डिफाइन जो है 1.2 पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका है। इसके क्षेत्र और इसके बोल सकते हैं अंतर सभी तरीके से क्लियर हो चुका है। ओके एवरीवन, गॉट इट दिस पॉइंट? ठीक है। और 1.2.1 की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक तो बताने की योग्य ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमने बता ही दिया। हमारा जो टॉपिक है तुलनाएं संबंधों की पहचान, तुलनाएं संबंधों की पहचान करी जाए तो भाई हम तुलनाएं कैसे कर सकते हैं? राजनीति के तौर पे कर सकते हैं। ये सारी बातें तो मैंने बता ही दिया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग क्या है? 1.2.2, यानी कि यहाँ पे भी तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि थोड़ा बहुत इसके मैं सारे अंतर तो बता ही दिया, जो कि अभी मैंने बताया। ये सारा ये टॉपिक मैं क्लियर करवा चुका हूँ। इसमें 1.2 में मैं थोड़ी बहुत और बातें बता देता हूँ। तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल जो है वो मैंने तो बता ही दिया। जस्ट अभी जो पॉइंट्स मैं करवा रहा था सब उसी का है। तो यानी कि 1.2.2 जो है वो क्लियर हो चुका है। बस इसमें मैं थोड़ी सी और एक बात बता दूंगा अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं। देखा जाए सिंपली लैंग्वेज में तो यहाँ पे कुछ देश आते हैं। अमेरिका जो है यूरोप के रूप में आपका कंपेयर करता है, ठीक है। भारत जो है श्रीलंका के रूप में कंपेयर करता है, ठीक है। यानी कि आपने क्या देखा कि जो अपने आस पड़ोस के देश है ना, पहले उनसे हम कंपेयर करके अपने आप को बेटर करते हैं। जैसे कि बात कर ली जाए, पहले आपका बोल सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ हम भारत का कंपेयर करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश किस तरीके से भारत से पिछड़े हैं या फिर भारत से डेवलप्ड हैं या फिर भारत से बेटर उनका कंडीशन है। हर एक एंगल में, इकोनॉमिकल एंगल में भी हो सकता है, एजुकेशन एंगल में भी हो सकता है, हेल्थ सेक्टर में भी हो सकता है, आपके बोल सकते हो कि आपके टूरिज्म सेक्टर में भी हो सकता है, आपके बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी हो सकता है, कुछ भी सेक्टर में हो सकता है। ठीक है। तो ये जो है आपका पर्टिकुलर, हम इसी में यही देखेंगे कि जब हम कंपेयर करते हैं ना, डायरेक्ट हम पूरे दुनिया का एग्जाम्पल नहीं देते, डायरेक्ट हम पहले आसपास के एग्जाम्पल्स देते हैं। उदाहरण के तौर पे हम डायरेक्ट देखते हो कि आप लोग के पेरेंट्स जो होते हैं अपने पड़ोसों का एग्जाम्पल क्यों देते हैं? क्योंकि पहले हम वहां से आपको रूबरू करवाते हैं। क्योंकि देखो हम आसपास से सबसे जान पहचान होती है। चाहे आपका पड़ोसी देश भी हो सकता है, पड़ोसी घर भी हो सकता है, पड़ोसी रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनसे हम अच्छी तरीके से जान के, अब जैसे मान लो कि मैं इस गली में रह रहा हूँ, मैं 3-4 गली छोड़ के उसके घर के एग्जाम्पल दे कि उसका बेटा ऐसा, भाई पापा एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे, लेकिन मेरे को ही नहीं पता कि उसका बेटा कैसा, वहां पे कोई ऐसा घर भी है, मेरे को ये पता ही नहीं। इट मीन्स क्या है कि हम कंपेयर करते हैं तो अपने आस पड़ोस के पहले चीजों को हम कंपेयर करके उसके बाद आगे चलते हैं। समझ में आया? तो ये हमें बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि कंपेयर करने का जो तरीका होता है हमारे आस पड़ोस के देशों के साथ पहले बेटर तरीके से होता है। तो जैसे आपका अमेरिका है, वो आपका देखने को, यूरोप है वो अमेरिका से कंपेयर करता है, भारत जो है श्रीलंका से भी कंपेयर करता है, श्रीलंका भारत से कंपेयर करता है। ठीक है। तो ये कंपेयर का जो सिस्टम है ना वो चलते आता रहता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे और एक बात बता दूं, अब आपका आ गया कि 1.3 यानी कि तुलनात्मक राजनीतिक ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा ये 1.3 आ जाता है। तो देखो तुलनात्मक राजनीति के ऐतिहासिक स्वरूप, जैसे कि मैंने बता दिया कि इतिहास की बात कर ली जाए तो अब यहाँ से कुछ कुछ विद्वानों के नाम स्टार्ट हो जाएंगे। उन विद्वानों के नाम आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर किसी को लिखना है तो लिख भी सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं तो यहाँ पे सबसे पहले
सबसे पहले एक विद्वान आता है अरस्तु। कहीं कहीं पे अगर बुक बात की जाए तो अगर गूगल की बात की जाए तो 158 माना जाता है और आपके इग्नू बुक की बात की जाए तो 150 पाया जाता है। अरस्तु एक यूनान का दार्शनिक था। दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसोफर, ठीक है। उसने सबसे पहले पॉलिटिकल तुलना बोल सकते हो कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल को उसने एक्सप्लेन किया था कि होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव पॉलिटिकल। उसका मतलब अरस्तु ने सबसे पहले डिफाइन किया था। अब जो ये 158 जो लिखा है मैंने या फिर 150 लिखा है, गूगल पे विजिट करने पे कई बार ये 158 दिखाता है और बुक में देखा जाए तो ये 150 लिखा है आपके बुक में, इग्नू के बुक में। तो आप 158 को लेके चलेंगे, ओके एवरीवन। तब ये क्या है, अरस्तु जो थे यूनान का एक दार्शनिक था, फिलोसोफर था। ये पॉलिटिकल में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे, यानी कि इनको इंटरेस्ट था पॉलिटिकल सब्जेक्ट। तो इस सिचुएशन में इन्होंने 150 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया, स्टडी किया। इट मींस स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल होता क्या है। इन्होंने 150 देशों के संविधान का अध्ययन करते हुए तुलनात्मक राजनीति शब्द को परिभाषित किया था। वो कौन विद्वान था? अरस्तु थे। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? अब उसके बाद यहाँ पे कुछ और विद्वान आए जो इनकी विचारधारा को थोड़ा बहुत चेंज कर रहे थे। जैसे कि मैं यही बोलूं कि जो मैंने अभी टॉपिक्स पढ़ा दिया, अगर इसी टॉपिक को मैं पूछूं कि कोई एक और स्टूडेंट इस टॉपिक को रूबरू एक्सप्लेन करे, तो आपको लगता है कि मैंने जो शब्द बोले सेम वही शब्द वो सामने वाला बच्चा बोलेगा? ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है इसकी पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो कुछ और विद्वान आए, समय समय पे उन्होंने अरस्तु की इस भाषा, इस बात को, यानी कि तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित किया। जैसे कि अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीति से हमारा तात्पर्य या फिर अभिप्राय यह है कि जब एक देश की राजनीति व्यवस्था किसी भी अन्य देश की राजनीति व्यवस्था के बीच जब हम तुलना करते हैं तो तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। ये अरस्तु की विचारधारा थी, ठीक है। अब इसी विचारधारा को कुछ विद्वानों ने सहमति यानी कि बोल सकते हो उनके विचार, उनके थॉट से एग्री हुए कि हाँ ऐसा सही है और ऐसा करना जरूरी भी है, ताकि हमें पता चल सके कि दोनों में बेस्ट कौन है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, ध्यान से सुनना, अभी आपको पता चल जाएगा बिल्कुल ही अच्छे से। ये मार्कर है, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इन दोनों में तुलना करो। जल्दी बताओ, कोई एक स्टूडेंट बोलो कि इन दोनों में क्या आपको अलग अलग दिख रहा है, क्या चीज दिख रहा है? जल्दी बताओ। ओके, और? ओके ओके, हाँ देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हाँ ऐसे दिख रहा है ना। हाँ, तो ये देखा गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ममता, आपने बताया। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्कर के बारे में पूछ लिया कि इसमें कंपेयर करो, तो आप लोगों ने कंपेयर करते हुए बताया कि ये एक ब्लू है और एक ये ब्लैक है। ये एक बोल सकते हो थिक है, ये आपका बोल सकते हो थीन है, ठीक है। इस तरीके यानी कि मोटा है और एक पतला है, ठीक है। और एक बोल सकते हो कि जो पतला वाला है वो लंबा भी है और ये तो उससे छोटा है, ठीक है। तो ये बात बताया, तो आपने कंपेयर करते हुए आपको ये पता चल सका कि दोनों में डिफरेंट क्या है। अब मैं यही बोलूं कि एक जो मार्कर है, ये जो मोटा वाला है लिखता भी मोटा है, ठीक है। अब जो ये पतला वाला है भाई, ये पतला लिखता है। अब दोनों में ये भी डिफरेंट है ना। तो यही है कि हम दोनों में कंपेयर इसीलिए करते हैं ताकि हमें दोनों का डिफरेंट पता चल सके कि कौन बेटर है। अगर मान लो कि आपको किसी पतले जगह पे लिखना है तो इस मार्कर का यूज करोगे, दैट्स क्लियर। एवरीवन गॉट इट दिस पॉइंट कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर किसी जगह पे आपको मोटे पेन की यूज करनी पड़े तो आप इस मार्कर का यूज करोगे। एवरीवन क्लियर? ठीक है, तो इसमें आपको पता चल गया कि कौन किस जगह पे बेटर होगा। ठीक उसी तरीके से अरस्तु ने इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए, समझते हुए उन्होंने 150 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया और उसने बताया कि तुलनात्मक राजनीति हमें आवश्यकता क्यों है, उसकी जरूरतें क्यों है।
ताकि हमें ये पता चल सके कि दोनों देशों में से कौन सी राजनीति व्यवस्था बेहतर है, और बेहतर है भी तो उसमें ये भी पता हो सके कि भाई हम उसमें जो हमारे देश में कोई कमी है तो हम उस कमी को दूर करके उस देश के अकॉर्डिंग अपना डेवलप कर सके, इसीलिए तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हो गया? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर के ऊपर से जा रहा है? बोर हो रहे हो क्या? ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक विद्वान आता है, और अब देखो ध्यान से रखना कि यहाँ पे कौन कौन से विद्वान आते हैं। कुछ विद्वानों के जो नाम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको लिख के रखना या फिर ध्यान में रखना, ठीक है, ताकि आप लोगों को आप एग्जाम में भी लिख सको उन विद्वानों के नाम। क्लियर है एवरीवन? तो यहाँ पे एक विद्वान आता है निकोलो, निकोलो निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली एक विद्वान आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड विद्वान की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जॉन लॉक। उसके बाद थर्ड विद्वान की बात कर ली जाए तो यहाँ पे मैक्स वेबर। ठीक है, तो ये आपके विद्वान आते हैं जो अरस्तु के विचारधारा को अपने विचारधारा से जोड़ के थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हैं। यानी कि अरस्तु की विचारधारा थी कि तुलनात्मक राजनीति से हमारा अभिप्राय यह है कि जब एक देश की राजनीति व्यवस्था अन्य देश की राजनीति व्यवस्था के बीच की गई तुलना की प्रक्रिया ही तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। तो इस विचारधारा को इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करते हुए अपने विचार को यानी कि अपने थिंकिंग को इन्होंने ऐड किया, और इस विचारधारा के स्वरूप यानी कि जो बनावट है उसका जो स्ट्रक्चर है उसे थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, उसके डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी कि डेफिनेशन में अपने वर्ड्स जोड़ दिए। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहीं पे पूछूं एक स्टूडेंट से, यहाँ पे जैसे मोनिका आप मेरे को बताओ कि तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या होता है? मोनिका टेल मी। ठीक है, ममता आप बताओ तुलनात्मक राजनीति होता क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव पॉलिटिकल? तुलनात्मक राजनीति अब बताओ क्या होती है? तो तुलनात्मक आपने क्या दिया, तुलनात्मक राजनीति क्या होता है? ओके, चलो ठीक है, आपने इस तरीके से बताया। यानी कि जब एक देश की सरकार जो सरकार होती है, पहली बात तो ये कि गलत है, तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति अलग है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस वर्ड को याद रखना। ये क्वेश्चन इसके बिना पेपर नहीं बनता, ये हर साल क्वेश्चन पूछता है, 20 नंबर का पूछता है, 20 नंबर से एक भी नंबर कम नहीं आता। देखो, तुलनात्मक राजनीति की बात करूँ तो तुलनात्मक राजनीति का मतलब होता है कि जब एक देश की राजनीति व्यवस्था जो है ना, जैसे कि मान लो कि भारत में राजनीति चल रही है, जैसे भी चल रही है, कैसे भी चल रही है। अब ये भारत की राजनीति व्यवस्था की तुलना यानी कंपेयर हम पाकिस्तान की राजनीति व्यवस्था से करें तो वही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। ठीक है, तो ये मेरी विचारधारा थी। अगर इसी चीज को मैं आप लोगों से पूछता हूं तो आप इसी लैंग्वेज को थोड़े अपने लैंग्वेज में बोल के एक्सप्लेन करते हो। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि अरस्तु ने जो विचारधारा प्रकट कर दिया था, उसी विचारधारा में कुछ विद्वानों ने अपने थॉट्स जोड़े थे, जैसे कि मैकियावेली थे, जॉन लॉक, मैक्स वेबर। ये तीन विद्वान थे जो कि बहुत बड़े पैमाने पे विकसित हुए थे इनकी विचारधारा को चेंज करने के लिए। अरस्तु की विचारधारा को इन तीन विद्वानों के द्वारा ही ज्यादातर चेंज करने को मिला था, क्योंकि ये ज्यादातर पॉपुलर थे, ये फेमस थे।
ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा इन्हें चेंज करने की प्रक्रिया को देखा गया था। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब उसके बाद हमें हमारे जो अपने अलग अलग टॉपिक है जो आपका मैं बता दूं, ये हमारा हो चुका कंप्लीट। 1.3.31 भी हो गया हमारा कंप्लीट, तो उसे भी आप स्किप कर लीजिए। अब उसके बाद 1.3.2 पे आ जाइए। 1.3.2 1.3.2 1.3.2 का जो नाम है, मैं आपको नाम बता देता हूं, आप लोग नाम देख देख लीजिए। 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का प्रारंभ। अब देखो 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभ था ना, उसमें हमें बताना है कि तुलनात्मक राजनीति का स्ट्रक्चर, उसका बनावट कैसा रहा। तो बात कर लेते हैं 19वीं सदी में। देखो 19वीं सदी में कुछ ऐसे आपके जो आइडियलिज्म आया, ठीक है, आपका बोल सकते हो कि आपने देखा होगा यथार्थवादी, यानी कि बोल सकते हो कि रियलिज्म को दर्शाता है। आइडियलिज्म भी आया, पूंजीवाद आया, कम्युनिस्ट जिसे आप मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे 19वीं सदी के स्वरूप का, इनका जो स्वरूप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इन्होंने हमारे देश में या फिर उनकी विचारधारा हमारे ऊपर पूर्ण रूप से पूरे विश्व में विख्यात रहा। आइडियलिज्म को बोला जाता है आदर्शवादी। ठीक है, आदर्शवाद जिसे बोलते हैं। तो ये जो थॉट आया था ना, आदर्शवादी विचारधारा, तो वो आपका 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में आया था। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें ये देखने को मिलता है कि अलग अलग देशों ने पूर्ण रूप से आपका अलग अलग देशों ने इन्हीं विचारधारा को अपनाया। कुछ देश ने आइडियलिज्म अपनाया, कुछ देश ने रियलिज्म अपनाया, कुछ देश ने आपका पूंजीवाद अपनाया, कुछ देश ने आपका साम्यवाद अपनाया अपनाया था ना। जैसे अमेरिका की बात कर लेते वो पूंजीवादी देश था, साम्यवाद की बात कर लेते तो वो आपका सोवियत संघ था। ठीक है, तो ये अलग अलग विचारधारा ने अपनाया था। तो कुछ कुछ देशों ने इनकी विचारधारा को सहमत देते हुए अपने आप का विकास किया था। ठीक है, तो ये जो थॉट था ना, इसके बीच भी कंपेयर हुआ था 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ठीक है, जैसे कि बात कर ली जाए, जिस देश ने आइडियलिज्म अपनाया था, तो जो रियलिज्म अपनाए हुए देश थे वो देख रहे थे कि यार इसमें आइडियलिज्म अपना रखा है, तो यार इसकी विकास कैसी है, हमारा विकास कैसा है। तो ये इन विचारधारा में भी कंपेयर हुआ था, यानी कि तुलना हुआ था। तो ये बस इसमें एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि आपका ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, और आप ये बोल सकते हैं कि आपका यूरोप भी रहा है। यूरोपीय कंट्री की बात कर लेते हैं तो ब्रिटेन, फ्रांस और आपका जर्मनी जो है, पूर्ण रूप से इन देशों ने अपने अपने विचारधारा को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से तुलना किया था। तो ये बस एक एग्जाम्पल के थ्रू में आपका 1.2 1.3.2 में ये आपका लिखा हुआ है, अदरवाइज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस एक एग्जांपल के थ्रू आप क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान जो है आपका जिस तरीके से आदर्शवादी था, आपका बोल सकते हो यथार्थवादी था, इन दोनों के बीच भी कंपेयर हुआ था कि दोनों में से, दोनों विचारधारा में से कौन सी विचारधारा बेहतर थी। ठीक है, तो ये सारी आपकी बातें हैं। क्लियर हो गया तक सभी को? अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.3.3, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपका देखने को मिलता है कि दो विचारधारा आया। एग्जाम्पल है ये सारा, ध्यान रखना। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ देश आए, जैसे कि आपको देखने को मिला कि एक तरफ आपका सोवियत संघ था, यानी कि यूएसएसआर, दूसरी तरफ यूएसए। ठीक है, तो ये जो देश आए तो एक दूसरे से भी इन्होंने कंपेयर किया, यानी कि वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश दो विचारधारा आया, यानी कि एक पूंजीवादी और एक बोल सकते हो साम्यवादी। तो इन देशों के बीच भी तो देशों ने कंपेयर किया ना कि दोनों में से अत्यधिक पावरफुल कौन है, कौन सी विचारधारा बेहतर है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाई होगा ना कि हाँ, साम्यवाद और पूंजीवाद का क्या मतलब है, ट्वेल्थ में भी पढ़ के आ चुके होंगे। जिस तरीके से अमेरिका जो है पूंजीवादी विचारधारा को ले रखा था, अब सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचारधारा को ले रखा था। तो अलग अलग देशों ने देखा कि दोनों की विचारधारा में से कौन सी विचारधारा बेहतर है, उसी को हम अपनाएंगे। तो ये भी एक तुलना हुआ था, ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपका 1.3.3 दिया है।
क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? अब उसके बाद आ जाते हैं हम 1.3.4 में। 1.3.4, तो हमारा 1.3.4 है जो है आपका 1970 के दशक और विकासवाद की चुनौतियां। उन्हीं को 1970 का जो दशक था ना, उस दशक यानी कि 10 साल था, 1970 से लेकर 1980 तक का जो टाइम पीरियड रहा वो दशक कहलाता है। दशक का मतलब होता है 10 साल, यानी कि दशक का मतलब होता है 10 इयर्स, यानी कि एक दशक का मतलब होता है 10 इयर्स, दो दशक का मतलब होता है 20 साल, ठीक है, तीन दशक का मतलब होता है 30 साल, यानी कि जितना दशक जुड़ता जाएगा उतना एक एक 10-10 साल जुड़ते जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। अब 1970 के दशक की बात कर लेते हैं। 1970 के दशक में आपका अलग अलग देशों में परिवर्तन हुआ। जिस तरीके से आपका देखा गया कि जो शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1970 के दौरान, 1970 के दशक के दौरान ऐसा लगा कि शीत युद्ध समाप्त हो चुका, शीत युद्ध की जो समाप्ति हो चुकी ऐसा फील हो रहा था पूरे देश में। शीत युद्ध की व्यवस्था वो है, ऐसा मानो कि जैसे अब वो खत्म हो रहा हो। तो ये जो टाइम पीरियड रहा है पूर्ण रूप से आपका रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा ये देखने को मिला है कि अलग अलग राजनीति व्यवस्था के माध्यम से यहाँ पे जो बोल सकते हो कि अलग अलग जो व्यवस्था चल रही थी, डिफरेंट तरीके से जो थिंकिंग चल रहा था, वो धीरे धीरे इस देश में इस दशक में यानी कि टाइम पीरियड में समाप्त होने लगा था, जिसके कारण हमारे पूरे विश्व में हमारी व्यवस्था, हमारी जो चुनौतियां रही है ना, वो आपका देखने को मिला कि पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रारंभिक काल में इसकी चुनौतियों को अब समाप्ति होने लगा था, ठीक है। अब 1970 के दशक में पूर्ण रूप से अब हर एक देश अपने आप को अलग तरीके से डेवलप करना चाहने लगा, ठीक है। हल अलग अलग देशों ने दूसरे देशों से कंपेयर करते हुए अपने आप में डेवलपमेंट लाने लगा। तो ये था आपका 1.43.4, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1.3.5 की बात कर लेते हैं, तो हमारा 1.3.5 है 80 का दशक और राज्य की वापसी। राज्य की वापसी का मतलब ये है कि जो राज्य थे वो आपके अलग अलग देशों ने, जैसे कि बात कर लेते हैं 1980 का दशक, 1980 का दशक यानी कि 1980 से लेके 1990 तक, ठीक है, 1990 तक। तो देखने को मिला कि 1990 के आसपास जो टाइम पीरियड था वो क्या था, सोवियत संघ का विघटन था, यानी कि सोवियत संघ यहाँ पे हार रहा था। सोवियत संघ के जितने भी सपोर्टर देश थे, यानी कि यूएसएसआर के जितने भी सपोर्टर देश थे, वो सोवियत संघ को अब छोड़ रहे थे, यानी कि उनकी वापसी हो रही थी भाई। सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाए तो यहाँ पे उदारवाद की थिंकिंग, यानी कि बोला जाता है कि अलग अलग लिबरल जो थिंकिंग है वहां पे शुरू होने लगा। अब यहाँ पे अलग अलग देशों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिए थे, अलग अलग तरीके से अपनी मांग करना शुरू कर दिए थे, अपने अपने देश अपने राज्य की व्यवस्था के लिए लड़ना शुरू कर दिए। तो यही है कि 1970 1980 के दशक से 1990 के दशक में अलग अलग राज्यों की वापसी हो गई थी। क्लियर है? क्लियर है? अब उसके बाद इसे थोड़ा स्किप करके चलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं 1.4 का। 1.4 इंपॉर्टेंट है। 1.4 हमारा क्या है, राजनीति की तुलनात्मक अध्ययन उपयोगिता, यानी कि राजनीति की तुलनात्मक अध्ययन उपयोगिता क्यों है, उपयोगिता यानी कि इंपॉर्टेंस क्यों है, यहाँ पे उपयोगिता का मतलब है इंपॉर्टेंस क्यों है। राजनीति की तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता देखो यहाँ पे सिंपली लैंग्वेज में बोलो तो उपयोगिता इसीलिए है ताकि हम राजनीति व्यवस्था को बेहतर कर सके, उसकी जो बोल सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बोल दिया कि हम दोनों मार्कर के बीच तुलना क्यों करेंगे, यानी कि किस तरीके से उसका इंपॉर्टेंस ताकि हमें पता चल सके दोनों में बेहतर कौन है। तो इसकी उपयोगिता यही है राजनीति व्यवस्था की, ताकि हमें ये पता चल सके दोनों राजनीति में कौन सा बेहतर पाया जा रहा है, कौन से देश की राजनीति बेहतर है। इसीलिए इसकी उपयोगिता है ताकि हम तुलना करके पता कर सके कि दोनों में बेहतर कौन सी राजनीति है, ठीक है, यही इसकी उपयोगिता कहलाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? अब जो ये उपयोगिता जो वर्ड है,
ये पूर्ण रूप से समय अनुसार परिवर्तनशील रहा है, यानी कि बदलता हुआ रहा है। अभी जो ये परिस्थिति है ना हमारे समाज में, हमारे व्यवस्थाओं में, पूर्ण रूप से ये देखने को मिला कि इसकी स्वरूप, इसका जो विस्तार है वो भी परिवर्तन, वो भी चेंजेस रूप में रहा है। ठीक है। अब उसके तत्पश्चात ये भी देखने को मिला कि जो राजनीति की उपयोगिता है, हमें अलग अलग देश की राजनीति व्यवस्था से हम कंपेयर करके हम अपनी राजनीति व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता यही है। क्लियर हो गया? हेलो। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया? अब उसके बाद हमारा ये जो पॉइंट्स है आपके 1.4 पॉइंट सैद्धांतिक सूत्रीकरण, ये आपके ज्यादा पूछते नहीं है, ये कुछ नहीं है, बस इसकी उपयोगिता मैं आपको अब बता दूंगा, आपके पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब उसके बाद आपका 1.5 आ जाता है सारांश। 1.5 का आता है सारांश। सारांश का मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है जो हमने पढ़ा उसमें आपने क्या अपना निर्णय लिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने 10th और 9th में आपने साइंस पढ़ी होगी, तो हर चैप्टर के अंत में आपका समरी दिया रहता है, यानी कि सबसे, इसको निष्कर्ष भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सारांश है, हमने ये देखा कि जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर में कौन कौन सी बातें बोली गई है, उसके अनुसार आपकी थोड़ी सी विचारधारा इसमें जुड़ता है, उसे ही सारांश बोला जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था आपका क्लास जो कि अब कंप्लीट होता है, और बाकी जितने भी इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके इसके इंपॉर्टेंट वीडियो का जो विजिट कर लेना। ठीक है एवरीवन, क्लियर है? ओके। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।